नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सूर्य ठाटी ऑफिस पर हर रोज़ की तरह आज फिर से। तो आज के जो करंट अफेयर्स है उसके साथ में आज की रहेंगी भारत की जनजातियाँ, और जो कि स्टैटिक हमारी चलती रहती है हर रोज़। तो आज का जो विषय है उसके बाद हम हर रोज़ स्टैटिक लगा रहे हैं। अगर हमने 30 दिन लगातार रेगुलर क्लास ले ली तो सोचिए 30 आपके कंटेंट यानी स्टैटिक के पूरे हो गए। तो पहले तो हम करंट अफेयर्स लगाएंगे, उसके बाद में हमारी चलेगी स्टैटिक। तो आज की सुर्खी क्या है, किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है, वो है उत्तराखंड। सुर्खी आज से 3 दिन का जो भी घटनाक्रम होता है वो लगा दिया जाता है, जो भी बनता है जो न्यूज़पेपर के हिसाब से जितना भी हमें मिल पाता है वो हम आपको साझा करते हैं। इसमें उत्तराखंड मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर अध्ययन भी ये लागू कर रहा है, और संस्कृत को 2005 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। श्रावण पूर्णिमा यानी संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और वहीं संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि को माना जाता है, और संस्कृत को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये पुष्कर सिंह धामी इन्होंने अभी लागू किया है। इन्होंने एक और अच्छा कारनामा किया है कि पहला राज्य जो को MBBS को भी डॉक्टरेट की जो पढ़ाई होती है उसको भी हिंदी में लागू करने की इन्होंने योजना बनाई है। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड हमारा उत्तरी राज्य है जो कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इसकी जो क्षेत्र है वो ये है, जो कि इसकी बॉर्डर किसी देश से रखते हैं, वो चीन से, नेपाल से, 2 देशों से ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ये अपने सीमा राज्यों से सीमा साझा करता है। उसके बाद बात करें इसकी स्थापना की तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ ये भूखंड। राजधानी इसकी देहरादून है, और राज्यपाल इसके गुरमीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो BJP से हैं। विधानसभा की 70 सीट हैं, राज्यसभा की वहीं 3 हैं, और लोकसभा की 5 सीटें हैं। ये उत्तराखंड का इतिहास था। अगर उत्तराखंड के बारे में जाने तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं, जैसे कि नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। GI टैग जो हाल ही में 2023, 22 और 24 में मिले वो लाल चावल, अल्मोड़ा लखौरी मिर्च और बेरीनाग चाय और बुरान शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, वहीं पर रामगढ़ आलू, माल्टा और एप्पल आर्ट और रिंगाल क्राफ्ट, ये यहाँ के प्रमुख GI टैग हैं उत्तराखंड के। वहीं लोक नृत्य की बात करें तो झोड़ा नृत्य, नट नटी नृत्य, चौपड़ा नृत्य और छोलिया नृत्य, मयूर नृत्य, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। वहीं प्रमुख झीलों की बात करें तो राष्ट्र ताल, जितने भी ताल दिखते हैं वो सब के सब उत्तराखंड में हैं। नैनीताल, मालाताल और सात ताल। प्रमुख बांध की बात करते हैं तो टेहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, सबसे भारत में ऊंचा बांध है वो टेहरी बांध है। GI टैग का स्लोगन ये है, चिन्ह है। GI टैग जो मिले हैं सन 2004 से मिलना शुरू हुए। सबसे पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ये आया था सन 2000 में, लेकिन 2004 से मिलना शुरू हो गया। एक भौगोलिक संकेत होता है, वहीं पर उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में होंगे। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2024 का हुआ है आयोजन, ओली उत्तराखंड में हुआ है, इसलिए उत्तराखंड यहाँ पर चर्चा में है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। आपातकालीन इसीलिए कि उत्तराखंड में आए दिन भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा भी उत्तराखंड में शुरू कर दी गई है। वहीं पर CUCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है, और ये कहाँ पर लागू हो गया अभी हाल ही में, उत्तराखंड में। तो ये इंपॉर्टेंट था उत्तराखंड से। अगला हमारी सुर्खी है, उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में किस देश को शत्रुतापूर्ण राज्य बताया है। किस देश को, तो दक्षिण कोरिया को उसने शत्रुतापूर्ण देश बताया है, क्योंकि उसका एक पड़ोसी देश है उत्तर कोरिया, ऊपर नीचे दक्षिण कोरिया, ये है डॉन किम जोंग। उत्तर कोरिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया है, यानी हॉस्टाइल स्टेट। संविधान में संशोधन किया है, इसने कहा है कि दक्षिण कोरिया से कोई भी किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। उत्तर के कोरिया ने 60 मीटर हिस्से को अब दक्षिण पूर्वी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, कि 60 मीटर हिस्सा मतलब 60% हिस्सा वो आना जाना बिल्कुल बैन है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बात कर लें तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ कोरिया है, और नीचे साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया से चाइना लगता है, और उधर जापान के लगता है आपका ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की
राजधानी सियोल, जबकि वहाँ के पेंगोंग है। राजधानी पेंगोंग। मुद्रा कोरियाई पीपल्स वॉन है, लीडर किम जोंग उन है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा 38वीं अक्षांश रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेखाएं पूछी जाती हैं। दक्षिण कोरिया के बारे में जान लो तो यहाँ की राजधानी सियोल, राष्ट्रपति यू सुक योल है और मुद्रा यहाँ पर कोरियाई वॉन चलती है। यहाँ पर अगर मैप पे बात करें तो भारत के स्थान से देखा जाए तो एशिया में ये जो है हमारा इलाका है, ये एशिया है, इतना ये एशिया है। एशिया तुम्हारा भारत रहा ये। उसके बाद में यहाँ से आप निकल के जाओगे इंडोनेशिया से होते हुए, ये है जापान, 4 द्वीपों से बना हुआ। नीचे वाला ऐसा साउथ अफ्रीका, ऊपर वाला उत्तर कोरिया, यानी साउथ कोरिया और ऊपर उत्तर कोरिया जो कि चीन का बॉर्डर लगाता है। ये तो इसके मैप की स्थिति रही, यानी एशिया के पूर्व में पड़ता है ये जो। वहीं GSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? वो बने सौरव गांगुली। GSW है क्या, तो इसके बारे में जान लो। GSW एक ग्रुप है, इसकी स्थापना 1982 में हुई। संस्थापक सज्जन सिंह जिंदल हैं और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वहीं अध्यक्ष सज्जन सिंह जिंदल, यह कंपनी इस्पात, ऊर्जा, सीमेंट, खेल आदि के क्षेत्र में कार्य करती है, इनके उपकरण और सामान को बनाती है। सौरव गांगुली की बात करें तो GSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया इन्हें। GSW ग्रुप की IPL में टीम दिल्ली कैपिटल और SA20 लीग में प्रोटोरियो कैपिटल्स है, इतने में काम करती है। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं वर्तमान में। इससे पहले अगर मैं बात करूं, आदित्य आनंद ने V&A इलेक्ट्रीशियन पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। इनके बारे में जान लें। करनाल की रहने वाली हैं, 25 वर्षीय कलाकार हैं आदित्य आनंद। ये अपनी कलाकृति मेरीगोल्ड्स के लिए V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया इन्हें। यह पुरस्कार विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम यानी लंदन UK के द्वारा प्रदान किया जाता है। आदित्य को इस प्रकार से अंतर्गत 3000 पाउंड प्रदान किए गए, ये भी इंपॉर्टेंट ही था। अब अगली सुर्खी हमारी ये है, किस राज्य के सभी आवासीय स्कूलों को नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया गया है? वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि आवासीय जितने भी स्कूल हैं उनका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि नाम रख दिया जाए। महर्षि वाल्मीकि रायचूर विश्वविद्यालय का नाम भी कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि महाकाव्य रामायण के एक रचयिता थे। वहीं अगली कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का क्षेत्र है ये, जो महाराष्ट्र के बगल में नीचे दक्षिण पड़ता है और गोवा चारों तरफ से कर्नाटक से घिरा हुआ है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटा हुआ राज्य, जो सन 2014 में कटा, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र की ये सीमा साझा करता है। वहीं पर इसकी राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है। वहीं पर विधान परिषद की सीटें 75 हैं, क्योंकि जो विधान परिषदें 6 राज्यों में, उन 6 राज्यों में से कर्नाटक भी है जो कि 75 सीट रखता है और हम 100 रखते हैं। विधानसभा की सीटें 224 हैं। आगे बात करें कर्नाटक से संबंधित करंट अफेयर्स, तो भारत में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में राज्य में अभी वर्तमान में है। तूतेदारा या अग्नि कैली त्यौहार कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार ने AI केंद्र के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भी किए हैं। वहीं पर कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। वहीं अगली खबर यह है कि कर्नाटक में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए हुक्का, तंबाकू, हुक्का पानी सब बंद। कोई भी तंबाकू, गुटखा, बीड़ी यानी तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है अभी हाल ही में, तो यहाँ अच्छी सुर्खी हैं ये। भारत ने किस देश को हेमोडायलिसिस मशीनें भेजी हैं और ये मशीन क्या करती हैं, तो ये पापुआ गिनी को भेजी है। हेमोडायलिसिस मशीन रक्त से अपशिष्ट और पानी को छानकर शरीर को स्वस्थ रखने में कार्य करती हैं, यानी फिल्ट्रेशन ब्लड का। महाद्वीप ओशिनिया में पड़ता है ये, न्यू पापुआ गिनी। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा पापुआ न्यू गिनी किना है, प्रधानमंत्री आगे जेम्स मार्पे हैं। हमने वहाँ पर चैरिटेबल किया है। लोकेशन आप देख सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है और ये एशिया के दक्षिण पड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया का भाग ही मान लो इसे। भारत तुर्की मैत्री संघ यानी ITFA की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई है नई दिल्ली। ITP है क्या, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। भारत मैत्री यानी ITFA का उद्देश्य भारत को और तुर्की के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, शैक्षिक और तकनीक यानी 5 प्रकार के साथ काम करना। तुर्की के महावाणिज्य दूत में अरवाना अलम ओकान ने यहाँ पर
कि ये क्या है, तुर्की की बात करें, यानी तुर्की को पहले तो ये समझ लो तुर्की का नाम हाल ही में सन 2023 में इसका नाम तुर्की से तुर्की हो गया है। अंकारा इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन है। मुद्रा यहाँ की तुर्की लीरा है। तुर्कियों को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की देश का कुछ हिस्सा यूरोप तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, इसलिए इसे यूरोप तथा एशिया का पुल कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली एक देश है। दोनों देशों में ये अपने पैर जमाए हुए हैं, जैसे रूस की तरह। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में तुर्की की यह है कि उसने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। तुर्की प्रतापितों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर भी खोज लिया है, सबसे पुराना कैलेंडर। 2023 में भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जो कि भारत में यहाँ से मदद भेजी गई ऑपरेशन दोस्त के जरिए। ISSF और विश्व कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? वो जीते 4 मेडल। और 4 मेडल किस किसने जीते हैं? तो बेवान कपूर, अखिल श्योरन, अनजीत सिंह नरूका और सोनम मस्कर, इन्होंने 4 मेडल जीते हैं एक एक। जो सोनम मस्कर है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने रजत जीता है। बेवान कपूर ने रजत पदक सीनियर शूटिंग प्रतियोगिता में। अखिल श्योरन ने कांस्य जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन शूटिंग में, तीसरी बार में जीत पाया। अनिल सिंह नरूका ने कांस्य पदक जीता ट्रैप स्पर्धा में। तो 2 रजत और 2 कांस्य जीते हैं ISSF फाइनल 2024 में। 4 हमने मेडल ले लिए। अब बात करें इसे ISSF की, तो इसकी स्थापना 1907 में हुई। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। सदस्य देश 150 देशों का समूह है। मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है। अध्यक्ष लुसियानो रॉसी। यह शूटिंग के लिए क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ऐसे ही ISSF विश्व का कप फाइनल 2 साल में आयोजित किया जाता है, जैसे कि ICC 4 साल में करता है, BCCI भी 4 साल में, तो ऐसे ही ये 2 साल में करते हैं। नई दिल्ली ने 2017 और 2024 में ISSF विश्व कप फाइनल की मेजबानी की। नई दिल्ली में हुई थी, तो 2007 और 2024 में भारत कर चुका है, 17 और 24 में। मेरा होचोंगवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। तो मणिपुर में वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा इम्फाल में मनाया गया है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। इस त्यौहार को जनजातियों और घाटी के लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये मणिपुर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में है। और भी त्यौहार हैं, जैसे कि गेंग नागई, लुई नागईनी, आयोसुंग, थावल चौंगमा और कांगी। ये मणिपुर के प्रमुख उत्सवों में उत्सव हैं। मणिपुर के बारे में जान लो, तो ये मणिपुर की लोकेशन पूर्वांचल में ये है। उससे ऊपर नागालैंड और नीचे मिजोरम। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। म्यांमार की सीमा इन 4 राज्यों से लगती है, भारत से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह हैं बीजेपी से। स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। लोकटक झील यहाँ की प्रमुख झील है, जो विश्व की एकमात्र झील है जो तैती झील के नाम से जाना जाता है। इस पर एक डांसिंग डियर, मतलब एक हिरन है जो उछल कूद करता रहता है। लोकटक झील भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, गुरमीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने अभी अपने नाम कर लिया गोल्ड। अब इसके बाद में करेंगे हाल ही प्रदान किए गए पुरस्कार, जो महीने 2-3 महीने से जो पुरस्कार दिए गए 2024 में। श्रीनिवास R कुलकर्णी को मिला है 100 पुरस्कार। अनसुया सोन गुप्ता को मिला है जेनेंस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप। चंद्रकांत सतीजा को मिला है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है मैकगिल विश्वविद्यालय। वहीं फिलिस्तीन की पत्रकार हैं यूनेस्को गिलेर्को केनो पुरस्कार मिला है इनको। पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। आगे बात करें एम्बेसडर कौन बने अभी हाल ही में? मनु भास्कर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की बनी है। वहीं पर PV सिंधु तंबाकू नियंत्रण के लिए। कैटरीना कैफ स्वामी इंडिया ये कंपनी है। नीरज चोपड़ा एवररेडी के हैं। रणवीर सिंह वॉट जो आपके कानों में लगा के सुने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। राहुल द्रविड़ BPCL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं राफेल नडाल ईगा स्वीटेक इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। प्रमुख महोत्सव की बात कर लें तो केरल में मनाया जाने वाला परिपली गजमेला। केरल में एक और मनाया जाता है विशु, जो मलयालम का नया साल है। अरुणाचल प्रदेश का है तवांग उत्सव और उत्तराखंड का है फूलोदेही। ऐसे उड़ीसा का धनु यात्रा,
और असम का अम्बुबाची और उड़ीसा एक और नुआखाई त्यौहार, जो कि वर्ष में पहला दाना अपने मुंह में डालते हैं, मतलब भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने खाते पीते फसल की शुरुआत के दिनों में मनाया था नुआखाई। गुजरात उत्तरायण और जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला, तमिलनाडु में पोंगल और पुंथाई, ये प्रमुख थे। अब बात करें आंदोलन की, प्रमुख आंदोलन, तो पायका विद्रोह 1817 से 1825 तक हुआ, ये विद्रोह था पायका। कुछ डेटें पूछी जाती हैं। भील विद्रोह 1828 से 1831 तक चला। हो विद्रोह 1820 से 21 बार। कोल आंदोलन 1831 से 32 तक। रामोशी विद्रोह 22 से 29। बाहवी आंदोलन 1826 से 71। खासी विद्रोह 33। नील विद्रोह 1869 से 60। फराजी आंदोलन 1838 से 60। बाद के आंदोलनों के अलग अलग मैं PDF स्टैटिक में बना दूंगा। अभी हाल ही में जलियांवाला बाग कांड, कूका आंदोलन, इनकी मैं बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं स्टैटिक वाले सेक्शन में। तो ये प्रमुख आंदोलन थे। जनरल नॉलेज का पिटारा, कटोरा कह दो चाहे जनरल नॉलेज का पिटारा कह दो। अब बारी है स्टैटिक की। अब स्टैटिक जो है वो है हमारी जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ, कौन से राज्य में कितनी मात्रा में सबसे ज़्यादा जनजाति भारतीय कौन सी है, सबसे कम जनजाति कहाँ है, कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। ठीक है, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले मिलाते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसमें ए को मिलाएंगे जौनसारी को, उत्तराखंड से। जौनसारी उत्तराखंड में है। नहीं, थोड़ा पेन मोटा कर लूँ मैं इसे, हाँ। और उसके बाद में बी का लगाएंगे हम संथाल झारखंड में, और भील हमारा ही रहेगी मध्य प्रदेश, और लेप्चा सिक्किम में। तो ये हमारा रहा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब इसके बारे में जान लें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक रहा? तो वो रहा है मिजोरम का। अब इसके बारे में जान लें। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक है, जिसकी 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब इसकी आबादी कितनी का रही? भील आबादी में ये रही 46 लाख। भारतीय कुल अनुसूचित जनजाति का 38% अकेला रखती है, तो सबसे बड़ी जनजाति संख्या की दृष्टि से भील है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि ये फैली हुई है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में। राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। पूरे भारत में बात की जाए तो भील तो है ही सबसे ज़्यादा, लेकिन राजस्थान में कही जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? 40% भीलों का है। और उसके बाद आता है मीणा। मीणा राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका हिस्सा है 93%। राजस्थान की जनजाति आबादी का 93% हिस्सा है। भारत में आदिवासी आबादी वाले कुछ राज्य हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में रहे, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश और दमन और दीव। ये हैं कुछ जनजाति वाले केंद्र शासित प्रदेश। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से बताइए, हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक का पर्व मनाते हैं, तो वो कहाँ पर किसको मनाते हैं? तो वो मनाते हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी दीपावली को। ये थारू जनजाति दीपावली को शोक का पर्व मनाती है। इसकी स्थव्य शब्द से हुई है, इसका अर्थ होता है बौद्ध धर्म की देरवाद शाखा का अनुयायी। भारत में थारूओं का एक समृद्ध इतिहास है, जिसकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में लंबे समय से उपस्थिति रही है। इनका इतिहास स्थानीय भूगोल और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। थारू अपना सबसे बड़ा त्यौहार माघी प्राकृतिक जल स्रोतों से स्नान करके और तिल से बनी मिठाइयां खाकर मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो महाराष्ट्र में जनजाति दिखती हैं, उसका छत्तीसगढ़ में हमें दिखती हैं, कर्नाटक में हमें दिखती हैं, तो हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे राज्यों में, पंजाब, इन राज्यों में जनजातियाँ नहीं दिखेंगी हमें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे राज्यों में हमें जनजातियाँ नहीं दिखती हैं। वहीं पर हम बात करें अगले, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य, तो ये जनजाति है बैगा। बैगा जनजाति द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। बैगा जनजाति है जो द्रविड़ का वंशज मानते हैं, अपने आप को द्रविड़ का वंशज मानते हैं। उसके साथ साथ ही ये इनका मुख्य काम है झूम की खेती, शिकार करना, इनके मुख्य व्यवसाय हैं। बैगा जनजाति कुछ परंपरागत लोकगीत हैं, जैसे कर्मा खड़ी, कर्मा खाप, कर्मा झूलनी, कर्मा लहकी, इनके प्रमुख यहाँ के नृत्य हैं।
कर्म नृत्य में बैगा युवक युवतियां टोली बनाकर एक दूसरे के गांव जाते हैं और नृत्य करते करते नृत्य रात भर चलता है। ठीक है। बैगा थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो है ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, वैसे तो बिहार और उत्तराखंड में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में थारू। अगला है इन जातियों और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजरात में है, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है। गद्दी ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कोटा तमिलनाडु में और टोडा केरल में नहीं है, इसलिए सही क्या हो जाएगा डी। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो कौन सी है? तो मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक है मुंडा जनजाति। छोटा नागौर पठार क्षेत्र में ये निवास करती है। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया में किन्नत ऑस्ट्राइड आग्नेय प्रजाति परिवार से ये इसका संबंध है। मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्राइड दौर से संबंधित है। यही मुंडारी भाषा ये बोलते हैं। इनकी जनजाति के लोग वैश्विक कृषक हैं और इनका मुख्य काम है वन शिकार, वन में काम करना और शिकार मछली पकड़ना। पशुपालन कृषि की सहायक है। और मुंडा जनजाति के लोग 340 गोत्र हैं इसमें, जिसमें जैसे कि भैंगरा, बोदरा, पाटी, हस्सा, कद्रू, आयन, जरहोल, मुंडारी और निमक शामिल जैसे यहाँ पर इनके गोत्र हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो वो नहीं है टोंडा, ये करा दिया। टोंडा जनजाति बताई दी मैंने, उसके हाँ टोंडा के बारे में बता सुन लो। इसमें भूटिया जनजाति तिब्बती और मंगोलिया जाति का मिश्रण है। इनकी शारीरिक व्यवस्था छोटा कद, गोल चेहरा, छोटी आंखें, चपटी नाक, गोरा रंग। भूटिया सिक्किम राज्य में रहने वाले सिक्किम लोगों का एक समुदाय है। भूटिया जनजाति तिब्बत के रहने वाले लोगों का समुदाय जो पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी इलाकों में सिक्किम से भी चले गए। भूटिया जनजाति भारत के प्रमुख स्वदेशी समुदाय में से एक है। वहीं भूटिया जनजाति अपनी परंपरागत भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है। भूटिया जनजाति में नृत्य, गीत और लोक कथाओं की समृद्ध परंपरा है। भूटिया लोग गर्मियों में, बरसात और शरद ऋतु के मौसम में मैट नाम के गांव में रहते हैं। सर्दियों के दौरान में कली नाम के गांव में रहते हैं, यानी ऊपर नीचे आना जाना इनका लगा रहता है। वहीं पर इनमें से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गौंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है जारवा जनजाति कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में रहती है। कौड़ियाँ की इनका संज्ञा रहता है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जनजाति है जो कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जारवा हिंद महासागर के द्वीपों पर 55,000 वर्षों से रह रही है। जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 6 स्वदेशी जनजातियों में से एक है। जारवा नेग्रो समुदाय से सम्मिलित है और जारवा छोटे कद के होते हैं और उनकी त्वचा बहुत गहरी यानी काली होती है। जारवा धनुष और तीर से सुअरों, कछुआ और मछलियों के शिकार करते हैं। जारवा फल, जड़ें, कंद और शहद भी इकट्ठा करते हैं। जारवा मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिण अंडमान के क्षेत्र में रहते हैं। जारवा को अब जनता से मिलने की अनुमति नहीं है, सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि आम जनता का ये शिकार कर लेते हैं। जारवा अंडमान द्वीप समूह के एक रहस्यमय हिस्से में रहते हैं और बाहरी लोगों को वहाँ जाने का अनुमति नहीं है। ये जारवा लोग हैं, इनका पहना पोशाक है, ये दूर से फोटो लिया गया है, नज़दीक से तो ये शिकार कर देते हैं। ठीक है, ये जारवा लोग हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? वो है अगरिया जनजाति। और अगरिया जो गरिया जनजाति है वो भारत की एक जनजाति है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से उत्तर, मध्य और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मिर्जापुर के आसपास क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश। और अगरिया लोग अंग्रेजी शासन के दौरान लोहे का खनन और उसे पिघला कर धातु बनाने का काम करते थे। लोग अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में अनुसूचित जनजातियों में बिछवार, सामर, गौड़ और मुरिया, हलवा, भतरा, भुंजिया, भूमिया, बिहार, कमर, माजवार, माझी, मुंडा, बहना और नगेसिया आदि आते हैं इसी छत्तीसगढ़ी भाषा में। अगला क्वेश्चन है इन सूचियों को मिलाएं। जैसा कि हमने अभी तक देखा है तो भील को हम सबसे पहले मिला देंगे। भील कहाँ है? तो राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। संथाल पाई जाती है तो ये झारखंड। राजी पाई जाती है तो ये उत्तराखंड में। और लेपचा पाई जाती है, लेचचा सिक्किम, लेपचा सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। आगामी बिरहोर, खस, टोरा नहीं पूछा है तो ये तो सही है। इसका मतलब बिरहोर बिल्कुल सही है। खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। टोड़ा तमिलनाडु में पाई जाती है, बिल्कुल सही आंसर। तो कौन सा हो गया? खस। क्योंकि करंट अफेयर्स के बाद में थोड़ा तेजी से चल रहा है और इसका जो डिटेल से वीडियो है वो आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट पर यानी स्टैटिक पर, इसी चैनल पे। दूसरा ऐसे लगाइए, सुमित कीजिए। इसमें पहले का तीसरा यानी कि तमिलनाडु टोड़ा और दूसरे का पहला
तो इसका हो जाएगा सिक्किम लेप्चा, भीर हो ये 4 नंबर यानी झारखंड, और गारो मेघालय में। गारो खासी जयंतियाँ इनके नाम पर ही पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ इन्हीं जनजाति के नाम पर पहाड़ियाँ हैं। तो ये 15 क्वेश्चन का स्टैटिक था। हालांकि आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश ठाठी ऑफिशियल की प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके पर, आपको वहाँ से डिटेल से ये स्टैटिक आपको मिल जाएगी। अभी जो शॉर्ट में क्या है, करंट अफेयर्स का पहले से ऑलरेडी 16 से 17 मिनट का जो सेशन हो जाता है, तो उसमें इतना ही मिल पाएगा। आपका रिवाइज है, आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आपको कल इसी समय पर। धन्यवाद।